क्या आपके हाथ पैरों में दर्द और सुन्नता है? क्या आपको दौरे पड़ते हैं? तो ये दवा आपके लिए है, जिसका उपयोग न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करने और इन लक्षणों से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि प्रीगेबलिन है, जो एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। प्रीगेबलिन अपने ब्रांड जैसे लिरिका, प्रीगेलिन, प्रीगेबिड, न्यूगाबा और कई अन्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे एक एंटी एपिलेप्टिक दवा एईडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रीगेबलिन एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग दौरे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग दर्द और सुन्नता को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इस दवा के नाम में आप गाबर शब्द पा सकते हैं। हालांकि प्रीगेबलिन का गाबर की क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। भले ही यह रासायनिक रूप से गाबर से संबंधित है, फिर भी यह गाबर रिसेप्टर से बंधता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आप इस दवा के बारे में ऐसे ही रोचक तथ्य जान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रीगेबलिन के उपयोग को देखते हैं। प्रीगेबलिन के व्यापक उपयोगों में से एक न्यूरोपैथिक पेन नामक स्थिति का इलाज करना है, जहां आप न्यूरॉन्स को किसी भी तरह की क्षति के कारण दर्द महसूस कर सकते हैं। मधुमेह रोगियों में ग्लूकोज के बढ़े हुए स्तर जैसे कई कारक न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप न्यूरॉन्स का नियंत्रण खो जाता है और अत्यधिक फायरिंग होती है, जिससे न्यूरोपैथिक दर्द होता है। मुख्य रूप से पैरों और पैरों को आपूर्ति करने वाले न्यूरॉन्स सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आपको पैर और पैरों में सुन्नता, जलन और पैरों में चुभन जैसी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह मांसपेशियों में कमजोरी और अत्यधिक दर्द की अनुभूति भी पैदा कर सकता है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो ये पैर के अल्सर जैसी गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर सकता है। प्रीगेबलिन मस्तिष्क में दर्द संकेतों के प्रसार को कम करके न्यूरोपैथिक दर्द को कम कर सकता है। प्रीगेबलिन वारिसेला ज़ोस्टर वायरस के कारण होने वाले पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्स या दांत के उपचार के लिए भी संकेत दिया जाता है, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जहां वे त्वचा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप जलन वाला दर्द हो सकता है, जो कभी कभी तेज और चुभने वाला होता है। इसके परिणामस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में संवेदना का नुकसान भी हो सकता है, या ये सामान्य रूप से खुजली की अनुभूति को भी बढ़ा सकता है। हपीज संक्रमण के बाद न्यूराल्जिया 50 वर्ष से अधिक उम्र के रोगियों में अधिक बार देखा जाता है। ऐसी स्थितियों में न्यूरोनल दर्द को नियंत्रित करने के लिए प्रीगेबलिन का उपयोग किया जा सकता है। आपको पार्शियल ऑनसेट सीजर्स के इलाज के लिए भी प्रीगेबलिन दिया जा सकता है। यह मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करता है, जहां अत्यधिक न्यूरोनल गतिविधि पाई जा सकती है। आंशिक दौरे का प्रेरण वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों की अत्यधिक फायरिंग से जुड़ा हुआ है। प्रीगेबलिन इन कैल्शियम चैनलों की गतिविधि को अवरुद्ध करता है और इसका उपयोग आंशिक शुरुआत के दौरे के उपचार में सहायक के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग वयस्कों और बच्चों दोनों में किया जा सकता है, लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको फाइब्रोमाइल्जिया नामक एक अन्य स्थिति के प्रबंधन के लिए भी प्रीगेबलिन दिया जा सकता है। यह एक पुरानी दर्दनाक स्थिति है जो आपकी मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और कोमलता होती है। यह अक्सर याददाश्त की हानि, नींद की कमी और थकान से जुड़ा होता है। प्रीगेबलिन दर्द के लक्षणों को कम कर सकता है तथा थकान और नींद की कमी से राहत दिला सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रीगेबलिन आपके लिए कैसे काम करता है। प्रीगेबलिन आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करता है। यह उनकी उत्तेजना को कम करता है और न्यूरोनल चालन को कम करता है। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों की सक्रियता से ग्लूटामेट जैसे कई उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इन कैल्शियम चैनलों का कार्य सबयूनिट अल्फा 2 डेल्टा द्वारा नियंत्रित होता है। ये सबयूनिट एक प्रोटीन है जो कैल्शियम आयन चैनलों से कसकर बंधता है, और यह न्यूरॉन्स पर इन चैनलों की अभिव्यक्ति को भी बढ़ावा देता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर की बढ़ी हुई रिहाई और न्यूरोपैथिक दर्द जैसी स्थिति पैदा होती है। किसी भी न्यूरोनल क्षति के साथ ये सबयूनिट कैल्शियम चैनलों की सक्रियता को बढ़ाकर उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर की अत्यधिक रिहाई का कारण बनते हैं। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक न्यूरोनल फायरिंग होती है, जिसके परिणामस्वरूप या तो दौरे पड़ते हैं या अत्यधिक दर्द चालन का प्रसार होता है। अब प्रीगेबलिन इस अल्फा 2 डेल्टा सबयूनिट से मजबूती से बंधता है, जिससे इसकी गतिविधि कम हो जाती है। इससे कैल्शियम चैनल कम खुलते हैं और ग्लूटामेट रिलीज कम होता है। इस तरह प्रीगेबलिन दर्द को नियंत्रित कर सकता है और अब दौरे को प्रेरित कर सकता है।
दोस्तों, अब देखते हैं कि इस प्रीगेब्लिन को कैसे लेना है। प्रीगेब्लिन कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। आप इन कैप्सूल को 25 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक की अलग अलग ताकत में पा सकते हैं। इसके व्यापक नैदानिक संकेत और खुराक व्यवस्था के कारण ये प्रीगेब्लिन अलग अलग ताकत में उपलब्ध है। 25 मिलीग्राम कैप्सूल जैसी कम खुराक का उपयोग किया जा सकता है, खासकर बच्चों में जहां खुराक शरीर के वजन के आधार पर तय की जाती है। प्रीगेब्लिन का एक मौखिक घोल 20 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर की ताकत पर भी उपलब्ध है, जो मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथिक दर्द से जुड़े न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए बच्चों में संकेत दिया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन के इलाज के लिए आपको प्रतिदिन 150 मिलीग्राम की शुरुआती खुराक पर प्रीगेब्लिन दिया जा सकता है। इसे दिन में 2 बार 75 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप में दिया जा सकता है। इसे 50 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप में दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है। यदि न्यूरोपैथिक दर्द में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं देखी जाती है, तो खुराक को 300 मिलीग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। 300 मिलीग्राम की दैनिक खुराक हमेशा विभाजित खुराकों में दी जाती है, इसलिए आपको प्रतिदिन 3 बार 100 मिलीग्राम कैप्सूल दिए जा सकते हैं। लेकिन खुराक में वृद्धि के साथ प्रतिकूल प्रभाव भी बढ़ जाते हैं। पोस्टरपेटिक न्यूरल्जिया के उपचार में प्रीगेब्लिन का उपयोग समान खुराक पर किया जाता है। हालांकि स्थिति की गंभीरता के आधार पर प्रारंभिक खुराक प्रतिदिन 150 से 300 मिलीग्राम हो सकती है। हमेशा इसे कम खुराक से शुरू किया जाता है। रोगियों की प्रभावकारिता और सहनशीलता के आधार पर खुराक को प्रतिदिन 300 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसे हमेशा विभाजित खुराकों में दिया जाता है। यदि उपचार के 2 से 4 सप्ताह बाद भी कोई महत्वपूर्ण दर्द से राहत नहीं मिलती है, तो आपका डॉक्टर आपको प्रीगेब्लिन की खुराक बढ़ाकर 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कर सकता है। आपको सुबह 300 मिलीग्राम और रात में 300 मिलीग्राम दिया जाएगा। यदि आप इतनी अधिक खुराक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसे दिन में 3 बार 200 मिलीग्राम के रूप में भी दिया जा सकता है। आंशिक प्रारंभिक दौरों के उपचार के लिए आपको उसी प्रारंभिक खुराक पर प्रीगेब्लिन दिया जा सकता है। इसे प्रतिदिन 150 मिलीग्राम से शुरू किया जाता है। बच्चों में खुराक शरीर के वजन पर आधारित होती है। प्रीगेब्लिन पर भोजन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के ले सकते हैं। इस दवा को पूरे उपचार के दौरान हर दिन एक ही समय पर लें। यदि आप आंशिक दौरों के उपचार के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस दवा को कभी भी अचानक बंद न करें। अचानक बंद करने पर यह दौरे के प्रेरित होने के जोखिम को बढ़ाता है। यदि दवा बंद करनी है, तो किसी भी वापसी संबंधी जटिलताओं की संभावना को कम करने के लिए प्रीगेब्लिन की खुराक को 1 सप्ताह में धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब प्रीगेब्लिन के प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा करते हैं। कई लोगों में देखा जाने वाला एक आम दुष्प्रभाव चक्कर आना है। प्रीगेब्लिन के उपयोग से आपको चक्कर आ सकते हैं। यह आपको नींद और उनींदापन महसूस करा सकता है। आपको धुंधला दिखाई दे सकता है और मुंह सूख सकता है। ये परिधीय शोफ का कारण बन सकता है, जिससे पैरों और टखनों में सूजन आ सकती है। यह आपका वजन भी बढ़ा सकता है। प्रीगेब्लिन रोगियों में एकाग्रता और ध्यान को खराब कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य सोच हो सकती है। दोस्तों, अब प्रीगेब्लिन की सावधानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रीगेब्लिन के कारण चक्कर आ सकते हैं। ये चक्कर दिन की गतिविधियों को खराब कर सकता है, इसलिए जब भी यह प्रीगेब्लिन लिया जाता है, तो आपको वाहन चलाते समय या मशीनरी के साथ काम करते समय सावधान रहना चाहिए। ये दवा उनींदापन या नींद को भी बढ़ा सकती है, जो फिर से उनकी दिन की गतिविधियों को खराब करती है। ये दवा पेरिफेरल एडिमा का कारण भी बन सकती है, जो हृदय संबंधी जटिलताओं वाले रोगियों में अधिक परेशानी वाली होती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब इस दवा को अन्य दवाओं के साथ मिलाया जाता है, जो पेरिफेरल एडिमा को भी प्रेरित करती हैं। कुछ एंटीडायबिटिक एजेंट, जैसे कि ग्लिटाजोन, परिधीय शोफ पैदा कर सकते हैं। वे द्रव प्रतिधारण को बढ़ा सकते हैं और हृदय की कार्यक्षमता को खराब कर सकते हैं। इन दवाओं के साथ प्रीगेब्लिन का संयोजन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वजन बढ़ना एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसे प्रीगेब्लिन के साथ देखा जा सकता है। ये दवा शोफ और वजन दोनों पैदा कर सकती है, जो पहले से मौजूद किसी भी हृदय संबंधी जटिलताओं वाले रोगियों में अधिक महत्वपूर्ण है। प्रीगेब्लिन उपचार के पहले कुछ दिनों के दौरान कुछ धुंधली दृष्टि भी पैदा कर सकता है, लेकिन इस दवा के निरंतर प्रशासन के साथ कुछ रोगियों में धुंधली दृष्टि को बहाल किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में इस प्रीगेब्लिन की उच्च खुराक के साथ दृश्य तीक्ष्णता कम हो सकती है। रोगी में दृश्य गड़बड़ी के किसी भी विकास की जांच करने के लिए एक नेत्र परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रीगेब्लिन क्रिएटिन किनेज के स्तर को भी बढ़ा सकता है,
इसलिए यह इन स्तरों को 60 यूनिट प्रति लीटर तक बढ़ा सकता है, जिसे खुराक बंद करने के बाद बहाल किया जा सकता है। लेकिन कुछ रोगियों में ये दवा मायोपैथी के लक्षणों को बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मांसपेशियों में दर्द, कोमलता या कमजोरी हो सकती है। ऐसी स्थितियों में इस दवा का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। ये दवा प्लेटलेट काउंट को भी कम कर सकती है, जो थक्के की प्रक्रिया को खराब कर सकती है और रक्तस्राव से संबंधित प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इस प्रीगैबलिन को अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये रोगियों में कुछ लक्षणों को बढ़ा सकता है, जिसमें अनिद्रा, नींद की कमी, बढ़ी हुई चिंता, सिरदर्द, मतली, अत्यधिक पसीना और दस्त शामिल हैं। ये सभी स्थितियां प्रीगैबलिन के अचानक बंद होने पर देखी जा सकती हैं। इसलिए इस दवा को अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए और वापसी के किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए दवा की खुराक को 1 सप्ताह में धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। दोस्तों, प्रीगैबलिन इस दवा के बारे में बस इतना ही है। यह वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों की गतिविधि को अवरुद्ध करता है और न्यूरॉन्स की गतिविधि को कम करता है। चक्कर आना, एडिमा और वजन बढ़ना महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, जिन्हें प्रीगैबलिन के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस दवा का उपयोग आंशिक दौरे के उपचार के साथ साथ न्यूरोपैथिक दर्द और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के प्रबंधन में भी किया जा सकता है।